हेलो बच्चों, नमस्ते। हिस्ट्री की इस चौथी और सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता में क्या जो जीवन कैसा था, वो कैसा, राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, और सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें क्या दिया है, और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, और वैज्ञानिकों के क्या मानना है, वैज्ञानिकों का क्यों पतन हुआ इसका, और सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी, उसमें कितने मूल अक्षर थे, कितने मूल शब्द थे, मूल चिन्ह कितने थे? तो वो थे अपने 64। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने सब मूल चिन्ह थे? वो थे 64, मतलब 64 चिन्ह थे, जो कि खेल खड़ी, सेल खड़ी की एक आयताकार मोहरों एवं तांबे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। ये खेल खड़ी क्या है? एक तरह की एक पत्थर होता है। एक खेलकड़ी क्या होता है? एक पत्थर होता है, नर्म पत्थर, जिस पर ये चिन्ह को गूदा जाता था, मतलब निखा उस पर ये समझ लो डिजाइन बनाई जाती थी इन चिन्हों की। समझ गए? खेलकड़ी क्या होता है? एक नर्म पत्थर, नर्म पत्थर। ठीक है। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना कहाँ कब मिला था? तो इस लिपि का सबसे पुराना नमूना मिला था 1853 में मिला, और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई। 1923 तक जो 64 चिन्ह थे ना, वो पूरे प्रकाश में आ गए, मतलब अब लोगों के सामने आ गए थे, लेकिन अभी तक इन चिन्हों को पढ़ा नहीं जा सका कि इनका क्या मतलब है। तो इन चिन्हों को पढ़ा नहीं जा सका कि इनका क्या मतलब है। नेक्स्ट है अपना, इस लिपि को पिक्टोग्राफ, लिपि को क्या बोला जाता है? पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक लिपि, मतलब किसी बात को चित्र के द्वारा लिखकर समझाना या बताना, इसको बोला जाता है पिक्टोग्राफ या चित्रात्मक। जो कि कहाँ से लिखी जाती है? दाई से बाई ओर। कहाँ लिखी जाती है? यहाँ से यहाँ तरफ उल्टा लिखा जाता है। अपन बाई से दाई ओर लिखते हैं, इसे लिखा जाता है दाई से बाई ओर की ओर। कैसे, कहाँ से लिखा जाता है? दाई से बाई ओर लिखा जाता है। इस पद्धति को ब्रुस्टोफेडन ने पद्धति को क्या बोला जाता है? ब्रुस्टोफेडन। क्या बोला जाता है? इस पद्धति को ब्रुस्टोफेडन कहा जाता है। सबसे ज्यादा चित्र यू आकार के थे। सबसे ज्यादा चित्र कैसे थे? यू आकार और इस आकार के। ये इस आकार के, मछली जैसे इस आकार के थे। सबसे ज्यादा किसके? यू आकार और मछली के प्राप्त हुए। सबसे ज्यादा चित्र किसके प्राप्त हुए? यू आकार और मछली के प्राप्त हुए। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं अपन। सामाजिक जीवन, सिंधु सभ्यता के लोगों का जो सामाजिक जीवन कैसा था, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु सभ्यता में जो अवशेष मिले थे, उसके द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि उस समय का मानव किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता था। समाज की इकाई परंपरागत और तौर पर परिवार थी। मतलब समाज में जैसे अपने यहाँ पूरे समाज में सबके अलग परिवार होते हैं ना, ऐसे उस टाइम पर भी थे। सिंधु सभ्यता के टाइम पर भी समाज की परंपरागत इकाई क्या होती है? परिवार। जैसे अभी अपने समाज में परिवार एक इकाई है, ऐसी ही उस टाइम पर भी होती थी। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था। जैसे मातृ देवी और की पूजा तथा मोहरों पर अंकित जो चित्रों से पता चलता है कि उस टाइम पर घर की मुखिया कौन होती थी? माता। अभी अपने यहाँ कौन होता है? पिता। लेकिन उस टाइम पर सिंधु सभ्यता में उस टाइम पर जो माता थी ना, वो घर की मुखिया होती थी। ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन, समाज में विद्वान। समाज में कौन कौन लोग रहते थे? विद्वान, जो पुरोहित पंडित लोग होते हैं ना, पुरोहित। तो समाज में विद्वान, योद्धा, क्षत्रिय बोलते हैं, व्यापारी जो कांस्य, और श्रमिक वर्ग जो काम करने का काम करते हैं, लोगों की सेवा वगैरह जो काम करते हैं, वो ना बोलते हैं श्रमिक। तो चार वर्ग रहते थे। कौन कौन से वर्ग? एक तो पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, चार मौजूद वर्ग थे। आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? आवासों की जो बनावट थी ना, जो जैसे मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता में क्या है, दो भागों में बटा रहता था। उसमें एक भाग में रहते थे उस वहां के उच्च शासक वर्ग, पुरोहित लोग रहते थे इस भाग में। और इस भाग में कौन रहते थे? व्यापारी, क्षत्रिय, व्यापारी और योद्धा और श्रमिक लोग।
तो इससे क्या पता चलता है कि आर्थिक विषमता को दर्शाती है। हड़प्पा वासी साज सब सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे, मतलब कि हड़प्पा वासी कैसे लोग थे? वो लोग आभूषण, कपड़े, इन पर ज्यादा ध्यान देते थे। मतलब स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। देखो, अपने यहाँ केवल अभी आभूषण कौन पहनता है? औरतें। लेकिन सिंधु सभ्यता में क्या है, मनुष्य जो पुरुष भी होते थे वो भी आभूषण आभूषण पहनते थे। जैसे औरत आभूषण पहनती है, ऐसे उस टाइम पर पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण को पहनते थे। यहाँ से प्रस्थान मंजूषा भी मिली है। प्रस्थान मंजूषा का मतलब होता है श्रृंगार की पेटी या श्रृंगार की संदूक। प्रस्थान मंजूषा का मतलब होता है श्रृंगार पेटी। चन्हूदड़ो से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। चन्हूदड़ो एक शहर है सिंधु सभ्यता का। वहां से किसके साक्ष्य मिले थे? उससे वहां से मिले हैं किसके? लिपस्टिक के साक्ष्य। सिंधु सभ्यता के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग कैसे वस्त्रों का उपयोग करते थे? सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती का वस्त्र भी पहनते थे और ऊनी वस्त्र भी पहनते थे। जैसे अभी अपन अपन लोग क्या है, गर्मियों के दिनों में ज्यादातर सूती वस्त्र पहनना ही प्रीफर करते हैं, और जैसे ही ठंड आने लगती है तो फिर अपन क्या है, ऊनी वस्त्रों का उपयोग करने लगते हैं। जैसे ऊन के कपड़ा पहनने लगते हैं, जिससे अपना अपनी बॉडी गर्म रहे और अपन को ठंड ना लगे। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। जैसे आज मनुष्य, अपना जो मनुष्य है ना, आज अपन लोग हैं शाकाहारी भी है मांसाहारी भी। ऐसे ही सिंधु सभ्यता में भी पहले पुरुष कैसा था? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपाड़ और पासा का खेल खेलते हैं। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं ना, वो कैसे मनोरंजन के लिए किसका उपयोग करते थे? चौसर नहीं होता वो, पासा वाला गेम होता है, उसमें देखा होगा, महाभारत में देखने को मिलता है। उसको ही बोलते हैं चौपड़ और पासा का खेल। ठीक है। नेक्स्ट, अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सार्वजनिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार भी चलन में था। तो पूर्व समाधिकरण का मतलब होता है दफनाना। दफनाना, मृत्यु हो जाने के बाद उसको जमीन में दफना देते हैं। और आंशिक समाधिकरण का मतलब होता है पहले जो मृत शरीर होता है ना मनुष्य का, मृत शरीर को चील और कौओं के हवाले छोड़ देते हैं। फिर बाद में जब वो लोग उसको खा लेते हैं, उसके बाद जो मृत शरीर का जो भी हिस्सा बचता है उसको दफना दिया जाता है। और दाह संस्कार का मतलब होता है जलाना, जो कि अभी अपने यहाँ हिंदू धर्म में होता है ना, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसको उसका दाह संस्कार किया जाता है। ठीक है। तो आंशिक समाधिकरण का मतलब होता है पहले किसी व्यक्ति को ऐसे ही चील कौओं के हवाले छोड़ दो, जो पक्षी होते हैं जानवर होते हैं वो उसको खा जाएं, और उसके बाद जो उसके मृत शरीर की जो हड्डियां बचती हैं उसको वो लोग जमीन में दफना देते हैं। और पूर्ण समाधिकरण का मतलब होता है जैसे अपने यहाँ देखते हैं मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाते हैं, मुस्लिम्स हैं ईसाई ये लोग दफनाते का काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं पूर्व समाधिकरण। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, मापतौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को किन किन चीजों की जानकारी थी? एक तो गणित, वो गणित भी जानते थे, धातु निर्माण भी जानते, मतलब धातुओं से वस्तुओं का निर्माण करना भी जानते थे, मापतौल की प्रणाली भी जानती है, मतलब मापतौल करना, किसी चीज को, किसी चीज को तौलना नापना, इसकी भी प्रणाली जानते थे। ग्रह नक्षत्र के बारे में भी जानते थे। मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान के बारे में भी उनको जानकारी थी, कब सर्दी पड़ेगी कब ठंड पड़ेगी, आज मौसम कैसा है, कल आगे आगे मौसम कैसा होगा, इस चीज की जानकारी भी उन लोगों को थी। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज्यादा थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना, वो उन्हें युद्ध पसंद नहीं था, वो लोग क्या है शांति प्रिय थे। वो चाहते थे सभी लोग खुशी से रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई किसी का बुरा ना सोचे। तो सभ्यता के लोग कैसे थे? शांति प्रिय थे, ना कि युद्ध प्रिय। उन्हें युद्ध युद्ध करना पसंद नहीं था, केवल शांति से अपना जीवन व्यतीत करना करना चाह करते थे। वो लोग क्या है, किसी से मतलब नहीं रखते थे ज्यादा, कि नहीं उन जैसे अपने यहाँ होता है ये क्यों आगे बढ़ रहा है हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, और वो आगे बढ़ रहा है तो उसे ये नहीं देखेंगे कि वो कितनी मेहनत करता है तब जाके वो वहां पहुंचा है, लेकिन वो ये जरूर देखेंगे वो क्यों वहां क्यों पहुंचा और हम क्यों नहीं पहुंचे। अब
उन्हें ये मतलब नहीं है कि वो रात दिन एक करके उसने अपनी वो पोजीशन बनाई है, लेकिन तुम उस पोजीशन को बिना मेहनत करे पाना चाहते हो, जो कि संभव नहीं है। तो सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे? शांति प्रिय थे, ना कि युद्ध प्रिय। श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलन ने दास प्रथा को स्वीकार किया था। वहां के श्रमिकों की जो स्थिति से उन्होंने पता लगाया कि वहां पर तब भी दास प्रथा चलन में थी, मतलब वहां जो श्रमिक थे वो तब भी दास प्रथा थी, मतलब तब भी वो गुलाम ही थे, उनमें कोई अंतर नहीं आया। वो जब भी गुलाम थे श्रमिक, आज भी गुलाम है। नेक्स्ट है अपना राजनीतिक जीवन। तो हड़प्पा वासियों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आवास नहीं है, चूंकि हड़प्पा वासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी वाणिज्य अथवा व्यापारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हड़प्पा वासी जो लोग थे ना हड़प्पा के, वो लोग राजनीतिक जीवन उनका ऐसा मुख्य नहीं था कि जैसे अभी अपने यहाँ एक पॉलिटिक्स होती है, ऐसी उस टाइम पर पॉलिटिक्स नहीं थी। उस टाइम का मानव क्या है, व्यापारी ज्यादा था, मतलब व्यापारिक वर्ग का था। वो केवल चीजों का आदान प्रदान करना जानता था, आयात निर्यात में ज्यादा संतुष्ट था, उसी में रहता था, कि राजनीति नहीं थी उस टाइम। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम के राजनीतिक जीवन में जो व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान था, मतलब जो व्यापारी वर्ग थे उनकी बात को माना सुना जाता था, माना जाता था। ठीक है। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक था। जो एक हंटर वैज्ञानिक है, उनके अनुसार सिंधु सभ्यता का जो शासन था वो राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक है। राजतंत्रात्मक माने राजा का, उसमें कोई राजा नहीं था। जैसे अभी जनता के जो जनता चुनती है वही व्यक्ति बैठता है उस जगह पे, वही प्रधानमंत्री बनेगा। उस टाइम पर ऐसा ही था, वही राजा बनेगा जिसे जनता चुनेगी। ठीक है। तो उसका शासन कैसा था? राजतंत्रात्मक ना होके जनतंत्रात्मक था। तो सिंधु सभ्यता का शासन कैसा था? जनतंत्रात्मक। वेलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्य वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था, मतलब मध्य वर्ग के लोग ज्यादा शासन करते थे। जो मध्य वर्गीय लोग होते थे, उच्च वर्ग के लोग नहीं करते थे शासन, जो मध्य वर्ग में होते थे वो लोग ज्यादा शासन करते थे। उन्हें इस चीज की, उनकी क्या है, वो ज्यादा होती होगी उस टाइम पर। जैसे जनसंख्या ज्यादा होगी, कि जब चुनाव होगा तो जिसके पास वोट ज्यादा होंगे वही तो चुना जाएगा। अब ऐसे ही पता चल गया कि मध्य वर्गीय लोग ज्यादा होंगे, तो उनका शासन था उस टाइम, इसलिए मध्य वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था। उसमें धर्म की महत्वता थी। जैसे अभी धर्म की महत्वता थी, ऐसी उस टाइम पर भी धर्म की महत्वता थी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन आर्थिक जीवन। सैंधव सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत कृषि व्यापार था। जो सिंधु सभ्यता की जो उन्नति का कारण क्या था? एक तो कृषि और एक व्यापार। दो दो चीजें प्रमुख थी सिंधु सिंधु सभ्यता में। कौन कौन सी? एक तो वहां के लोग कृषि करना जानते थे, और दूसरा व्यापार में भी वो लोग आगे थे, इसलिए इस सभ्यता की उन्नति जल्दी से जल्दी हुई। अतः इस काल की अर्थव्यवस्था की सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों से दक्षता, समृद्ध आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता की जो नीतियां थी ना, जैसे और उन्नति के कारण क्या क्या थी? एक तो वो लोग पशुपालन भी करते थे, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता भी थी, मतलब दस्तकारियों में दक्षता भी थी, अधिशेष कृषि के अधिशेष भी थे, समृद्ध आंतरिक और विदेशों व्यापार, और विदेशों में भी व्यापार करते थे, मतलब अपने ही देश में नहीं, विदेशों में भी वो लोग व्यापार करते थे। सैंधव सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, मतलब सिंधु सिंधु सभ्यता का जो व्यापार, सिंधु सभ्यता में जो लोग रहते थे वो व्यापार केवल अपने ही सिंधु क्षेत्र में नहीं करते, सिंधु क्षेत्र के बाहर विदेशों में भी करते थे। अपितु मिस्र मिस्र मोसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी व्यापार होता था। तो कहाँ कहाँ सिंधु सभ्यता के लोग कौन कौन सी जगह और करते थे व्यापार? तो वो एक तो मिस्र, और दूसरा मेसोपोटामिया, और मध्य एशिया में भी व्यापार करते थे। सैंधव सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह एक तो लोथल था, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभात सपाट प्रभास पाटन आदि थे। कौन से थे? प्रभास पाटन। कौन कौन से थे? एक तो था लोथल, दूसरा था रंगपुर, दूसरा था सुरकोटदा, और चौथा था प्रभास पाटन। कौन सा था? प्रभास पाटन आदि थे। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा मापतौल की इकाई 16 के गुणज में होती थी। तो माप की इकाई क्या थी? एक तो दशमलव प्रणाली,
और एक होती है मापतौल की इकाई क्या थी, 16। मतलब कि 16 को एक माना जाता था, मतलब 16 चीजों को एक। ऐसे अपने कैसे टन में होते हैं, टन मन ऐसे होते हैं, ऐसे ही बोला क्विंटल 100, एक क्विंटल 100 का, 100 किलो का होता है, तो ऐसे ही मान ले, ऐसा ही होता है। तो ठीक है। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग किसकी खेती करते थे, मुख्यतः गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की क्या करते थे, खेती करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। तो सबसे पहले कपास किसने पैदा की थी, सबसे पहले कपास के किसने पैदा की थी, तो वो की थी सिंधु सभ्यता के लोगों ने। किसने की थी, सिंधु सभ्यता के लोगों ने की थी। यूनानियों ने इस सिंडन सिडोन नाम दिया था। यूनानियों ने सिंधु सभ्यता को क्या नाम दिया था, सिंडन। क्या नाम दिया था, सिंडन या सिडोन। यूनानियों ने सिंधु सभ्यता को क्या नाम दिया था, सिंडन या सिडोन। ये लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग और किस किस से परिचित थे, तो वो लोग क्या, तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला आदि जैसे फलों के बारे में भी जानते थे कि इन्हें भी खाया जाता है। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं थे। और सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी, एक तो गेहूं, दूसरा थी जौ। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी, एक तो गेहूं, दूसरा है जौ। उसके बाद आते हैं अपन कृषि कार्य हेतु प्रस्तर या पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो सिंधु सभ्यता में कृषि के लिए किन औजारों का उपयोग किया जाता है, किन के औजारों का, एक तो पत्थर के औजार और दूसरे कांसे के औजारों का उपयोग किया जाता था। इस सभ्यता में फावड़ा फाल नहीं मिला। मतलब इस सप्ताह में कोई फावड़ा नहीं मिला। क्या नहीं मिला, फावड़ा नहीं मिला। जैसे अपन करते हैं ना, फावड़े का इस्तेमाल करते हैं खेतों में। संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे, लकड़ी के हलों का। जो लकड़ी के हल होते थे ना, उनका उपयोग करते थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता में लोगों ने कभी लोहे का उपयोग नहीं किया। उस टाइम पर लोहे की खोज नहीं हुई थी। सैंदव नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी। सैंदव जो सिंधु सभ्यता में शहरों में कृषि की जो फसल मसल की आपूर्ति कहाँ से होती थी, वो ग्रामीण क्षेत्रों से फसल आती, इसलिए अन्नागार नदियों के किनारे बनाए गए थे। जो अन्नागार कहाँ बनाए गए थे, नदियों के किनारे बनाए गए थे। कृषि उन्नति के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। कृषि कार्यों एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसमें, कृषि उन्नति के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। कृषि कार्यों एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कृषि कार्यों में और परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि उस टाइम पर थोड़े ट्रक चलते थे, उस टाइम पर थोड़े ट्रैक्टर थे कि खेत जोतने के लिए पशु काम आते थे। किसी चीज को यहाँ से वहां ले जाने के लिए पशुओं का, उन्हीं के द्वारा जो बैलगाड़ी बनाई जाती, बैली गाड़ी के लिए तो बैल नहीं होते तो बैलगाड़ी कैसे चलती। तो परिवहन में भी पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं में कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी पशुओं में क्या, कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुअर व कुत्ते आदि के होने का अनुमान है। अब ये भी अनुमान है, कन्फर्म ये भी नहीं है, लेकिन अपन जो वैज्ञानिकों ने बोला है तो अपन को मानना पड़ेगा। तो मुख्यतः कौन कौन से पशु सिंधु सभ्यता में होंगे, तो वो होंगे एक तो कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुअर व कुत्ते आदि सिंधु सभ्यता में होने का अनुमान है। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। जो गुजरात के निवासी थे वो क्या पालते थे, हाथी पालते थे। गुजरात के निवासी क्या पालते थे, हाथी पालते थे। अब आते हैं अपन सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। सैंदव निवासी ईश्वर की पूजा, मानव वृक्ष। सैंदव सभ्यता के लोग क्या क्या करते थे, एक तो उस ईश्वर की पूजा, मानव वृक्ष एवं पशु तीनों रूपों में करते थे। ईश्वर की पूजा किन 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 रूपों में करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, एक तो मानव, वृक्ष, पशु तीनों रूपों में करते थे। जैसे अपने यहाँ नहीं देखते,
पीपल का पेड़ होता है उसकी पूजा करते हैं, गाय माता की पूजा करते हैं। और मानव जो जैसे अपने ये मान लो कि ऐसे अपने जो बड़े बड़े महान बाबा लोग होते हैं, बाबा या संत लोग होते हैं, उनकी पूजा करते हैं लोग। तो उसी प्रकार समझ लिए उस टाइम का मानव क्या है, एक तो मानव की पूजा करता था, वृक्ष पशु तीनों रूपों में करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत भूत प्रेत तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। तो इस सभ्यता के लोग किसमें विश्वास करते थे? भूत प्रेत तंत्र मंत्र और किसमें? भूत प्रेत तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। ताबीजों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने तथा कुछ जगहों की मोहरों जैसे चंद्रों पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया गया है। तो सैंदव सभ्यता में क्या है, ताबीजों के आधार पर क्या पता लगा है? ताबीजों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने तथा जगह जगह जो मोहरें मिली हैं उन पर पशु बलि, उन पर क्या है, बलि प्रथा के दृश्य भी अंकित किए गए हैं, जिसके आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कई मोहरें, कई जगह पर ऐसी मोहरें मिली हैं जहां पर जिन पर बलि प्रथा, जैसे बलि देने के, जैसे अपन ने फोटो क्लिक की तो उसमें अपन देखते हैं कोई व्यक्ति किसी की बलि दे रहा है, तो उन चित्रों में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई बलि दे रहा हो, किसी पशु की बलि दे रहा हो। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम पर बलि प्रथा भी चलती थी। और क्या है, जो ताबीजें मिली ना उनमें, उनसे ताबीजें पे अपन लोग क्यों मानते हैं कि जादू टोना ना कर पाए, कोई नजर ना लगे, तमाम चीजें होती हैं जिनमें, तो अपन लोग अपने मम्मी और अपन को क्या वो ताबीज पहना देती हैं। ऐसे ही उस टाइम जो ताबीजें मिली हैं उनसे यह पता चलता है कि उस टाइम के लोग जादू टोने के बारे में विश्वास रखते थे, तंत्र मंत्र भूत प्रेत आदि के बारे में उन्हें वो जानते थे या उनमें विश्वास करते थे। ये लोग मातृ देवी, रुद्र देवता का मतलब है पशुपतिनाथ, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। किस किस की करते थे? मातृ देवी मतलब माता, जो अपने यहाँ जैसे अपनी दुर्गा माता है, ऐसी मातृ देवी, रुद्र देवता है अपने, पशुपतिनाथ, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा सैंदववासी वृक्ष पशु सांप पक्षी इत्यादि की भी पूजा करते थे। तो सिंधु सिंधु सभ्यता के लोग और किस किस की पूजा करते थे? इन लोगों की तो करते ही थे, मातृ देवी, देवता और लिंग योनि। इसके अलावा ये लोग वृक्ष की पूजा करते थे, पशुओं की करते थे, सांप पक्षी इत्यादि की भी पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य पूजा में होता होगा। जो विशाल वो मिला था ना स्नानागार, उससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग उसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान, जो बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं ना, यज्ञ वगैरह होते हैं, उसमें करते होंगे इसका प्रयोग। कालीबंगा से प्राप्त अग्नि कुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती होगी। अब जो कालीबंगा जगह है ना, वहां से अग्निकुंड मिला था, उससे पता चलता है कि उस टाइम, और अग्निकुंड तथा स्वास्तिक के चिन्ह की, स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, तो उससे पता क्या चलता है कि उस टाइम के अग्नि तथा स्वास्तिक आदि की पूजा भी की जाती थी। तो सिंधु सभ्यता में किसकी और पूजा की जाती थी? तो उस टाइम पर अग्नि तथा स्वास्तिक चिन्ह की भी पूजा की जाती होगी। सैंदववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। सैंदववासी मानते थे कि किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, जैसे कोई व्यक्ति इस जन्म में मर गया और अगले जन्म, जैसे ही अगला जन्म हुआ उसमें उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गई, तो समझ लो इससे लोगों को पता चल जाता है। जैसे अभी अब मेरा जन्म कहीं और हो गया मेरे मरने का, तो मुझे याद ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा मेरा पुनर्जन्म हुआ है? लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई और उसका अगले कुछ कुछ समय बाद उसका जन्म हुआ, और कई 2-3 साल, 10-12 साल बाद जब उसको थोड़ा ज्ञान हुआ और उसको अपने पिछले जन्म के बारे में पता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, तो उससे पता चलता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। ठीक है, इसलिए पुनर्जन्म में ही विश्वास करते थे। इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे। तो मृत्यु के बाद कौन कौन से प्रचलित थे? 3 संस्कार प्रचलित थे। कौन से? वही पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। तो 3 संस्कार प्रचलित थे। ठीक है, कौन कौन से? एक तो पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। ठीक है, इनके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार एक यह लौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था। इनका धार्मिक दृष्टिकोण कैसा था? एक तो यह लौकिक और दूसरा व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता में ही होता होगा, से ही होता है। मूर्ति पूजा का जो आरंभ है ना, वो कहाँ से हुआ है? सिंधु सभ्यता से हुआ है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से हुआ है? संभवतः है, कन्फर्म नहीं है, संभवतः
सिंधु सभ्यता में ही मूर्ति पूजा का प्रारंभ सबसे पहले हुआ होगा। ठीक है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृत मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला जो कि उर्वरता की देवी का प्रतीक माना गया है। हड़प्पा की खुदाई में एक ऐसी मूर्ति मिली जिसके जो पेट से एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे जिसे किसकी देवी माना, फिर उन्होंने किसकी देवी माना, उर्वरता की देवी माना है। किसको, उस मूर्ति को क्या माना है, उर्वरता की देवी माना है। वो कहाँ मिली थी वो मूर्ति, वो मिली थी हड़प्पा में। नेक्स्ट है अपना सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब क्या है, अपना कुल मिला के रिवीजन हो जाएगा इन विशेषताओं में। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा ये पूर्व पश्चिम की दिशा में थी। तो सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को कहाँ काटती थी, समकोण पर काटती थी। तो सिंधु सभ्यता की सड़कें कहाँ काटती थी, समकोण पर काटती थी, और सदैव और इनके तथा पूरब से पश्चिम में थी। तो ये सड़कें कहाँ थी, पूरब से पश्चिम में थी। नेक्स्ट अपना आता है जिससे हवा द्वारा सड़क पर स्वतः सफा साफ हो जाए। जो पूरब से पश्चिम में थी तो इससे क्या होता है, हवा द्वारा सड़कें स्वतः साफ हो जाती थी। जो हवा चलती थी तो सड़कें ऑटोमेटिक साफ हो जाती थी, उन्हें साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नालियां ढकी हुई थी। तो सिंधु सभ्यता में जो नालियां बनाई गई थी वो कैसी थी, वो ढकी हुई थी, पूरे अंडरग्राउंड थी, वो पहले अंदर से ही थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। जो सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है ना, प्रथम स्तंभ क्या था, कृषि के आधार, कृषि पर ही चल रही थी। उसकी मुख्य आर्थिक सोर्स क्या था, वो पैसों का सोर्स था कृषि। इसका व्यापार विदेशों में होता था। सिंधु सभ्यता का जो व्यापार होता था वो विदेशों में भी होता था, केवल अपने ही क्षेत्र में सीमित नहीं था सिंधु सभ्यता का व्यापार, वो विदेशों में भी व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता का समाज चार भागों में बटा हुआ था। तो सिंधु सभ्यता का समाज कितना कैसा था, चार भागों में बटा था। नंबर पहला है विद्वान, नंबर दूसरा है योद्धा, नंबर तीसरा है व्यापारी एवं शिल्पकार, और चौथा है कौन है, श्रमिक। शिल्पकार कौन होते हैं, वही व्यापारी लोग होते हैं, जो कारीगर होते हैं, वो पत्थरों का काम करते हैं, पत्थरों सोने चांदी के जो आभूषण बनाते हैं उन्हें शिल्पकार बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद इसका समाज मात्र सत्रात्मक था। तो सिंधु सभ्यता का में मुखिया कौन होती थी, माता मुखिया होती थी। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो इसकी लिपि कैसी थी, चित्रात्मक। इसमें कितने मूल चिन्ह थे, तो इसमें थे 64 मूल चिन्ह। 64 मूल चिन्ह। सिंधु सभ्यता में कितने चिन्ह थे, 64 मूल चिन्ह थे। और एक कहाँ से लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इनकी मोहरों पर सर्वाधिक एक सिंग वाले जानवर का चित्र मिलता है। तो इनकी जो मोहर होती है ना, इनकी मोहरों पर कौन सा चिन्ह मिलता है, एक सिंग वाले जानवर का चिन्ह मिलता है। इनके मोहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला। इनके मोहरों पर किस किस का चित्र नहीं मिला, एक तो गाय और सिंह का चित्र नहीं मिला। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेल खड़ी, सेल खड़ी नहीं है, इसका नाम है सेल खड़ी। सेकंड। सेल खड़ी, सेल खड़ी का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। सेल खड़ी की मुख्य वही सेल खड़ी मतलब एक नर्म पत्थर होता है, सॉफ्ट पत्थर, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता था, मोहरा बनाने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कैसे थे, लोहे से परिचित नहीं थे। किससे नहीं थे, लोहे से बिल्कुल परिचित नहीं था, उन्हें लोहे के बारे में तब जानकारी नहीं थी। यहाँ मापतौल के लिए न्यूनतम 16 kg का बांट होता था। तो मैंने बताया था ना, सबसे छोटा बांट कौन सा होता था, 16 kg का। सिंधु सभ्यता में सबसे छोटा बांट कितने कितने किलो का होता था, तो वो 16 किलो का होता था। युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवारों से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के टाइम पर, सिंधु सभ्यता के टाइम पीरियड पर, उस टाइम पर लोग युद्ध नहीं जानते थे और तलवार के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में जो मनके या घड़े थे ना, उनमें कौन सा रंग का उपयोग किया जाता था, तो उनमें लाल रंग का उपयोग किया जाता है। जो भी मिट्टी के जो भी बर्तन मिले थे वो सारे बर्तन मोस्टली लाल कलर के होते हैं, लाल कलर के थे, सॉरी।
सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक हैं। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो उन्होंने सर्वप्रथम कपास को उगाया था, इसलिए उन्हें विश्व में सर्वप्रथम कपास के उत्पादक माना जाता है। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के विनाश का जो सबसे बड़ा कारण किसको माना जाता है? बाढ़ को। लोगों का मानना है, विद्वानों का मानना है सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ था। एक बहुत विशालकाय बाढ़ आई जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया और सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था। आयात निर्यात उनका मुख्य व्यापार था। ये वो शहर हैं सिंधु सभ्यता के। ये वो जैसे ये सोने का व्यापार वो लोग कहाँ का करते थे? तो देखो, सोने का व्यापार करते थे वो अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक। और चांदी का अफगानिस्तान, ईरान। और तांबे का बलूचिस्तान, खेतड़ी और ओमान में करते हैं। और टिन का ईरान, अफगानिस्तान में। और किसका? गोमेद का करते हैं सौराष्ट्र में। गोमेद एक क्या है? एक रत्न होता है, पत्थर होता है, स्टोन। जैसे हीरा होता है ऐसे ये गोमेद रत्न भी होता है। इसका वो करते थे किसमें? सौराष्ट्र में। और ये है इसका नाम है राजवर्त या लाजवर्त। तो इसका वो करते किसमें? मोसोपोटामिया में इसका उपयोग करते हैं। ये मोसोपोटामिया में करते हैं। इसको बोलते हैं नीला। ये एक नीला रत्न होता है। लाजवर्त कैसा रत्न होता है? नीला, नीला रत्न। और इसकी पहचान कैसे करते हैं? ये नीला देखने में नीला होता है, लेकिन इसका मुख्य कलर कैसा बिल्कुल दिखता है? बैगनी बैगनी दिखता है ये। और शीशे का किस में करते थे? ईरान में। तो वो किस किस का व्यापार करते थे सिंधु सभ्यता के लोग? सोना, चांदी, तांबा, टिन, सीसा, लाजवर्त, गोमेद आदि और धातुओं का भी वो वो करते थे, व्यापार करते थे। नेक्स्ट आते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के तहत तरह ही इसके पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है। मतलब जैसे हड़प्पा सभ्यता के उदय का कुछ पता नहीं है, कब उदय हुई थी, फिक्स नहीं है कि कब ये उदय हुई थी और ये कैसी सभ्यता थी, ऐसे इसके पतन के भी कोई निश्चय कारण नहीं है कि इसका पतन इसी कारण से हुआ था। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अंतिम समय में यह पतनोमुख रही होगी। मतलब अंतिम समय से इसके जो अवशेषों से पता चला है कि जो सभ्यता है ना वो अंतिम में पतन की ओर जा रही थी। मतलब उस टाइम पर शायद युद्ध की तो अब कोई साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन वो अपने पतन की ओर जा रही थी। साक्ष्यों से पता चला है कि वो अंतिम समय में अपने पतन की ओर जा रही थी। अंततः द्वितीय 17वीं ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया। तो इसका कब हो गया? 1700 ईसा पूर्व में, द्वितीय 1700 ईसा पूर्व में पूर्णतः विनाश हो गया। मतलब ये खत्म हो गई, सिंधु सभ्यता पूर्णतः खत्म हो गई। अब सभ्यता बची नहीं, वो खत्म हो गई। इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ तथा यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। तो इस सभ्यता का क्या है? जब पतन हो गया तो ये पहले ये सभ्यता कैसी थी? पहले ये सभ्यता थी नगरीय, लेकिन उसके बाद कैसी सभ्यता हो गई? ग्रामीण सभ्यता में बदल गई। धीरे धीरे वो ग्रामीण सभ्यता में बदलती चली गई। तो इस तरह सिंधु सभ्यता का क्या पतन हो गया। अब विद्वानों का क्या मानना है? तो एक विद्वान है गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर का मानना है कि इसका पतन कैसे हुआ? वाय एवं आर्यों के आक्रमण के कारण। तो व्हीलर का मानना है वाय जो भारी लोग आए एवं जो आर्य लोग आए थे जो मध्य एशिया से, उन्होंने इन पर आक्रमण किया और इसका पतन हो गया। नेक्स्ट जो विद्वान है वो है जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके एवं एस आर राव। इनका मानना है कि इस सभ्यता का पतन किससे हुआ है? बाढ़ से। एक विशालकार बाढ़ आई जिससे ये सभ्यता डूब गई और यह सभ्यता नष्ट हो गई। ऑरल स्टेइन और अमलानंद घोष का मानना है कि जलवायु परिवर्तन। इनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट होगी। जलवायु परिवर्तन माने मौसम में ऐसा चेंजेस हुए जिससे वहाँ के लोग या मर गए या वहाँ उस जगह को छोड़कर चले गए। जैसे अधिक वर्षा हुई जिस वजह से वहाँ रहना अब संभव नहीं हो गया था। उनके जो घर थे वो टूटने लगे या डूब पानी की वजह से वो जल भरा हो गया, उस वजह से वो जगह अब रहने लायक नहीं रही।
तो वहाँ के लोग उस जगह को छोड़कर चले गए। नेक्स्ट अपने थे एम आर सायनी। एम आर सायनी का मानना है भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन। तो भूतात्विक परिवर्तन क्या है, जैसे भूकंप वगैरह आ गए, जिस वजह से उस जगह पर अब रहना ठीक नहीं लगा, तो वो लोग वहां से उस जगह को छोड़कर चले गए, और वो जगह क्या है, धीरे धीरे जमीन में धंसती चली गई। जॉन मार्शल का मानना है प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता मतलब वहाँ आपस में ही जो झगड़े हैं वो बढ़ गए, और लोगों ने उस जगह को छोड़ना जरूरी समझा, या वो ऐसे ही छोड़ के चले गए। नंबर 5वें पर आते हैं KUR कनेडी। उनका मानना है प्राकृतिक आपदा, जैसे कि मलेरिया या महामारी। तो उनका मानना है कि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा आई जिस वजह से वहाँ के लोग बीमार पड़ने लगे, और उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ पर रहेंगे तो हम भी मर जाएंगे, तो उन्होंने उस आपदा को या उस जगह को छोड़ना सही समझा और उस जगह को छोड़कर चले गए। ठीक है, नेक्स्ट। अब सिंधु सभ्यता ने अपन को क्या दिया है, सिंधु सभ्यता से हमें क्या पता चलता है, या हमारे लिए क्या क्या देन है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में प्रचलित अनेक चीजों ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही। मतलब सिंधु सभ्यता में जो प्रचलित चीजें थी वो निरंतर इतिहास में भी रही। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति का उपयोग अभी भी किया जाता है। आधारित मापतोल प्रणाली, इसका उपयोग तो आज भी करते हैं अपन। मापतोल किसी चीज को नापना हो या तोलना हो तो उसका प्रयोग आज भी अपन करते हैं। नगर नियोजन, जो नगर नियोजन थे, नगर की व्यवस्था, नगर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसी सड़कें होनी चाहिए, कि नगर की स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो वो आज ही अपन उपयोग करते हैं। नगर सड़कें एवं नालियों की व्यवस्था, जो सड़कें हैं वो कैसी सड़कें डालनी चाहिए, नालियों की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, नालियाँ ढक के रखना चाहिए। तो जो चीज़ें उस टाइम पर थी वो आज भी अपने यहाँ अपन उपयोग में करते हैं। बहुदेववाद का प्रचलन, मातृ देवी की पूजा, जैसे माता की पूजा अभी भी करते हैं अपन। प्रकृति की पूजा, प्रकृति की पूजा करते हैं ना अपन, बसंत ऋतु में होती है प्रकृति की पूजा। शिव पूजा, लिंग एवं योनि पूजा, योग प्रचलन, योगा वगैरह करते हैं। जल का धार्मिक महत्व, जल का धार्मिक महत्व अपन आज ही मनाते हैं। स्वास्थ्य की पूजा, स्वास्थ्य चक्र प्रतीक के रूप में ताबीज, तंत्र मंत्र का भी प्रयोग करते हैं, आभूषणों का भी प्रयोग करते हैं। तो अपन कितनी चीजों का, ये सब चीजें आज से कितने 2500 साल पहले उपयोग की जाती, 2500 साल, लगभग 4000 साल पहले उपयोग की जाती थी। तो इनका उपयोग हम आज भी करते हैं। तो ये सब क्या है, सिंधु सभ्यता की देन है। अपन को किसकी देन है, सिंधु सभ्यता की देन है। बहुफसली कृषि व्यवस्था, मतलब कृषियों फसल क्या है, बदल बदल के करना। एक साल में तीन फसलें होती हैं, तो अपन बदल बदल के करते हैं, तो बहु कृषि की व्यवस्था। अग्नि पूजा या यज्ञ, मोहरों का उपयोग, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार आदि। तो सिंधु सभ्यता में अपन क्या क्या करते हैं, आंतरिक व्यापार, बैलगाड़ी आदि का उपयोग। ये सब अपन को क्या है, ये सब सिंधु सभ्यता की देन है अपन को। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास अब अपनी किस जो अपनी बची हुई हैं, एक तो सिंधु सभ्यता के जो MCQs हैं वो भी पढ़ेंगे, और वन लाइनर्स की जो PDF होगी वो आपको हम इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अपन वन लाइनर्स आप वहाँ से पढ़ लेना, और MCQs की एक क्लास अपन नेक्स्ट डे रखेंगे। जैसे ये वीडियो आएगी उसके नेक्स्ट डे अपन MCQs की क्लास रखेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे विश्व की सारी सभ्यताएं, जो विश्व की और जो सभ्यताएं बची हैं, जितने जो भी उन सभ्यताओं के बारे में जो मुख्य मुख्य तत्व है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जिससे क्या है, अगर सिंधु सभ्यता के बाहर अगर कोई क्वेश्चन जाता है सभ्यताओं को लेकर, तो अपन उसको कर सकें, अपने आप छूटे ना वो क्वेश्चन। मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो भी पढ़ें और जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ वो आपको याद रहे, जिससे आने वाले जो एग्जाम्स हैं अपने, उनमें आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप उनमें अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आप इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।